Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Today in this video, we are going to do the important news from the Daily Hindu edition of 27 December 2022. Now कुछ न्यूज़ ऐसे हैं जो बहुत ही important न्यूज़ हैं from the Russia Ukraine crisis. ठीक है. पहली बार ये ऐसा लग रहा है कि अब पीस को लेके बातें स्टार्ट होंगी. So this is the important development in the Russia-Ukraine crisis, which has started from 24th February 2022. लगभग 10 महीने हो गए हैं और अब जो है एक बात मतलब डिप्लोमेटिक टॉक्स हो सकते हैं एट यूनाइटेड नेशन. ओके, हम पहले भी पढ़ रहे थे कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस में देयर वर suggestions from many countries including India that diplomatic talks are very important to resolve this crisis, because this crisis was leading to cost of living crisis across the world, surge in oil prices which was leading to inflation and then recession. So a diplomatic resolution of this crisis is a very welcome situation, not only for these two countries but also for the world, and especially countries like India. Along with that we will also see create in India. ठीक है, ये जो एनिमेशन गेमिंग और VFX को लेके जो एक क्या फ्यूचर होगा इंडिया में इसका, और किस डायरेक्शन में हमें काम करना है. तो एक टास्क फोर्स है, उसने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया है, उसने एक आउटलाइन दिया है कि गवर्नमेंट को कहाँ पे फोकस करना चाहिए. दैट विल बी इम्पॉर्टेंट. Along with that, in sports, there is one award in Australia which has been renamed on Shane Warne, who passed away recently, means कुछ महीने हो गए हैं. So उस वो अवार्ड हम देखेंगे. Along with that, we will also study Mahajan Commission report about the Maharashtra-Karnataka boundary border issue. So let's start. The first news is a concerted history led to a sense of inferiority, says PM, Prime Minister. So you will see that we are now talking about वीर बाल दिवस. तो यहाँ पे एक ओकेशन में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है दैट कॉन्कोटेड हिस्ट्री, ठीक है ना, मतलब हिस्ट्री को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि जहाँ पे जो हमारा ग्लोरियस हिस्ट्री था विच इज़ फुल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके, तो उसको कहीं पे निगलेक्ट करके एक कॉन्कोटेड नैरेटिव लिखा गया विच हैव created a sense of inferiority in the country, and now time has come to rectify those mistakes as per our prime minister. So यहाँ पे जो बात है वो है वीर बाल दिवस का. दिसंबर 26 को इसको सेलिब्रेट करते हैं. देखिए दो चीज़ें हैं इसमें. दिसंबर 25 को तो आप क्रिसमस तो मनाते ही हैं, ठीक है ना, 25 दिसंबर को, बट साथ साथ में 25 दिसंबर इज ऑल्सो द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेट अटल बिहारी वाजपेयी. तो इसको हम 24 दिसंबर को हम इंडिया में गुड गवर्नेंस डे भी मनाते हैं. ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गुड गवर्नेंस डे. उसके साथ साथ 26 तारीख को हम क्या मनाते हैं, वीर बाल दिवस. तो ये वीर बाल दिवस क्या है, दैट इज ऑन दिस डे इन फतेहगढ़ साहिब इन पंजाब, टू सन ऑफ लास्ट गुरु और 10th गुरु ऑफ सिख, गुरु गोबिंद सिंह, हु इज आल्सो कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ खालसा, उनके दो बेटों का इस दिन पे मतलब दे अटेंड मार्टिरडम, मतलब एक मुगल गवर्नर था तो उन्होंने उसने बलिदान मतलब इनको मरवा दिया था, तो ये इनका शहादत दिवस कह सकते हैं. तो वो जो दो शहजादे थे वो हैं साहिबजादास बाबा जोरावर सिंह एंड बाबा फतेह सिंह. गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे, 2 जो हैं वो युद्ध में यू कैन से दे अटेन मार्टिरडम इन बैटलफील्ड, एंड 2 they were executed by the Mughal governor in Fatehgarh Sahib. Okay. The next is create in India, says task force on gaming, animation and VFX. तो यहाँ पे now we are talking about create in India campaign with an exclusive focus on content creation. Okay. ये रिकमेंडेशंस है. पहला रिकमेंडेशन कि भाई जैसे कि हम मेक इन इंडिया पे फोकस करते हैं वैसे क्रिएट इन इंडिया कैंपेन विद एन एक्सक्लूसिव फोकस ऑन कंटेंट क्रिएशन. सेकंड है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स, दैट इज AVGC. okay, when then the focus should be on attracting foreign direct investment, co-production treaties, innovation in collaboration with international counterparts, then national and regional centers of excellence for skill development, and leveraging the national education policy to develop creative thinking at school level. So these are among the recommendations in the report of a task force on AVGC promotion which has been submitted to the union government.
ओके। उसके साथ साथ इस टास्क फोर्स ने एक नेशनल एवीजीसी एक्सटेंडेड रियलिटी मिशन को भी बोला, रिकमेंड किया है कि इसका एक सेपरेट बजट आउटले होना चाहिए फॉर प्रमोशन एंड ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर। ठीक है। Now along with that there should be national and state policies, okay, and which should focus on the gaming, AVGC, and visual effects platform. The next is Karnataka border under center's rule, says Uddhav. तो ये बात फिर से बेलगाम का हो गया है। ठीक है। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बेलगाम को अब बेलगावी कहते हैं। ठीक, तो बेलगावी, धारवाड़, ये आपने नाम सुना होगा, धारवाड़, उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये कुछ ऐसे 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इनकी जो हिस्ट्री है पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो ब्रिटिश लोग के टाइम में एक बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था। ठीक है। तो उस बॉम्बे प्रोविंस में इट वाज अ मल्टीलिंगुअल प्रोविंस। तो ब्रिटिश लोग के टाइम में क्या था कि जो प्रोविंसेस थे दे वर नॉट ऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। ओके। तो बॉम्बे प्रोविंस में आज का अगर आप देख सकते हैं तो वेस्टर्न महाराष्ट्र आता था, गुजरात आता था, साथ में ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अब कर्नाटका में है वो भी तब बॉम्बे प्रोविंस के पार्ट थे। उसमें से जो है बेलगावी है, यहाँ पे अभी भी प्रीडोमिनेंटली मराठी स्पीकर्स रहते हैं। ठीक। तो अब यहाँ पे ये है कि जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था तो दैट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इट पुट बेलगावी इन मैसूर। तब कर्नाटका को कर्नाटका नहीं मैसूर कहा जाता था। कर्नाटका का नाम कर्नाटका हुआ 1973 में। तो मैसूर स्टेट में इसको डाल दिया गया। तब से ये इशू चलता आ रहा है। फाइन। अब यहाँ पे ये इशू एक बार फिर से जो है वो सेंट्रल स्टेज पे आया है, क्योंकि जो कर्नाटका गवर्नमेंट है, कर्नाटका गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है तो उसके 2 सेशन तो बेंगलोर में होता है, पर एक सेशन जो कि विंटर सेशन है वो बेलगाम में होता है या बेलगावी में होता है। तो जब भी ऐसा होता है तो ये इशू जो है वो फिर से हिट पकड़ लेता है। तो जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन था उसने बेलगावी, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे प्रीडोमिनेंटली मराठी स्पीकर्स हैं, इनको कर्नाटका में रखा। ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे बॉर्डर इश्यूज चालू हो गए दोनों स्टेट्स में। तो उसके बाद 1966 में, इन 1966 महाजन कमीशन एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है ना। इस महाजन कमीशन ने क्या किया कि अबाउट सम 264 you can say villages or taluks, they were transferred to Maharashtra, but Belgavi, Dharwad, Uttar Kannada, they remained in Karnataka only. ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि महाराष्ट्र ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, बट कर्नाटका ने एक्सेप्ट किया, और कर्नाटका अराउंड 2007 से अपना जो विंटर सेशन होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का वो बेलगावी में होल्ड करता है। फाइन। सो नाउ यहाँ पे जो डिमांड है, जो फॉर्मर मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे का, ही इज डिमांडिंग दैट द डिस्प्यूटेड डिस्ट्रिक्ट्स लोकेटेड अलोंग द बाउंड्री बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका दे शैल बी अंडर सेंटर्स रूल टिल द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स ऑन दिस इशू। ओके। तो यहाँ पे जो डिमांड है कि देयर आर सर्टन लाइक द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बेलगावी, कारवार, निप्पनी which have a significant Marathi speaking population, they should be declared as the union territory. The next is President inaugurates Prasad project to create a slew of facilities at Sri Sailam. तो यहाँ पे प्रसाद, ठीक है, तो प्रसाद जो है वो टूरिज्म मिनिस्ट्री का स्कीम है। प्रसाद का जो फुल फॉर्म होता है वो है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। सो यहाँ पे ये जो प्रसाद स्कीम है, इट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन पिलग्रिम टाउन ऑफ श्री सलम इन आंध्र प्रदेश। द नेक्स्ट इज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। सो यहाँ पे हम पहला करेंगे द हाउस रिपोर्ट ऑन कैपिटल अटैक। तो ये न्यूज़ हमने बहुत दिन पहले भी किया था। तो अगर आप देखेंगे कि यूएस में एक 9 मेंबर सिलेक्ट कमिटी बनी थी इन जुलाई 2027। दिस कमिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय यूएस कांग्रेस, जो वहाँ का लोअर हाउस है, for investigating the armed attack on Capitol Hill on January 6, 2021. इसमें जो ग्रुप्स जो पार्टिसिपेट की थी, those were Proud Boys and Oath Keepers and former President Donald Trump's supporters. यहाँ पे जो कैपिटल हिल में जो अटैक हुआ था, it resulted in death of 5 persons, injuries to 140 police personnel, along with that large scale destruction of property. अब यहाँ पे अब देखिए पूरा किस्सा क्या है। तो यहाँ पे किस्सा ये है कि यहाँ पे जो मेन कल्प्रिट जो माना गया है वो
डोनाल्ड ट्रंप को माना गया है, ठीक है। सो यहाँ पे जो 814 पेज फाइनल रिपोर्ट है, इट डिस्क्राइब्स 8 चैप्टर्स एंड मल्टी पार्ट कॉन्स्पिरेसी बाय मिस्टर ट्रंप एंड हिज एड्स टू ओवरटर्न द रिजल्ट्स ऑफ 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये मेन चार्ज है उनके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट द रिपोर्ट क्या क्या कहता है, that the former president addressed multiple public gatherings making false claims of voter fraud and raised funds between election and January 6, ठीक है ना। और उसके बाद जब इलेक्टोरल कॉलेज when they met to cast and certify the votes of each state on December 14, 2020, the Justice Department and Homeland Security had concluded that there was no fraud। मतलब डोनाल्ड ट्रंप he was making public speech that there is fraud, पर जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड होमलैंड सिक्योरिटी का जो इन्वेस्टिगेशन था, दे सेड दैट देयर इज नो फ्रॉड। ओके, देन ही हायर्ड अ न्यू लीगल टीम हेडेड बाय हिज लॉयर रुडोल्फ व्हिच लॉस्ट डजन्स ऑफ लॉसूट्स एलिजिंग वोटर फ्रॉड, ठीक है। तो वो कोर्ट में भी केस हारते रहे। Then Mr. Trump he began to pressure his deputy Mike Pence to refuse the counting of electoral college votes of some states. Then he also pressured states to prepare and submit fake electoral states to Congress. So this is the charges against him as investigated by the select committee. उसके बाद अब हम बात करते हैं जनवरी 6 की, that Mr. Trump summoned tens of thousands of supporters to Washington for January 6th and instructed them to take back their country. Okay, and then they are saying that there was 187 minutes of dereliction. These are the charges. अब पैनल सजेस्ट क्या करता है, पैनल कहता है दैट ट्रंप के अगेंस्ट जो चार्ज है, जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को देखना चाहिए, वो 4 क्रिमिनल चार्जेस है, दैट इज एडिंग एन इंसरेक्शन, ऑब्स्ट्रक्टिंग एन ऑफिशियल प्रोसीडिंग, कॉन्स्पिरेसी टू डिफ्रॉड द यूएस एंड कॉन्स्पिरेसी टू मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब उसने रिकमेंड क्या किया है, that using the 14th amendment Mr. Trump be debarred from ever should be barred from ever holding federal or state office again। मतलब वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। ये सिलेक्ट कमेटी का रिकमेंडेशन है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को। बट क्या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के ऊपर क्या ये रिकमेंडेशंस बाइंडिंग है, तो आंसर है नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इज नॉट बाइंडेड बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ द सिलेक्ट कमेटी। द नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क एक्ट 1999। सो ट्रेडमार्क क्या होता है, किसी भी बिजनेस का ट्रेडमार्क इट इज अ डिस्टिंक्टिव साइन और इंडिकेटर यूज्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू डिस्टिंग्विश इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फ्रॉम दोज ऑफ अदर एंटिटीज। ये ट्रेडमार्क होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपकी कंपनी है, आपने कोई ट्रेडमार्क रखा, जैसे कि अगर आप देखोगे कोलगेट लिखा होता है, कोलगेट के ऊपर टीएम लिखा होगा, दैट इज ट्रेडमार्क। ये भाई कोलगेट जो है वो कोलगेट कंपनी यूज कर सकती है, बाकी कोई यूज नहीं कर सकता। उसके बाद सुपर ट्रेडमार्क क्या होता है, या स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क। अ मार्क इज सेड टू बी स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज वेल नोन एंड हैज एक्वायर्ड अ हाई डिग्री ऑफ गुडविल। समझ में आया, व्हेन इट इज वेल नोन एंड हैज एक्वायर्ड अ हाई डिग्री ऑफ गुडविल। सो द अगर हाई डिग्री ऑफ गुडविल है तो उसको प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इस केस में इसी का बात हो रहा है, रूह अफ़ज़ा का, ठीक है ना। अब ये रूह अफ़ज़ा जो है जो ब्रांड है, ठीक है, तो हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया वर्सेस सदर लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे हमदर्द नेशनल फाउंडेशन फाइन इंडिया, उसका एक ब्रांड है रूह अफ़ज़ा विच हैज़ एक्वायर्ड अ गुडविल। अब उसके बाद देयर इज सदर लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, ओके, दैट इज यूजिंग दिल अफ़ज़ा। तो यहाँ पे कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का कहना ये है कि रूह अफ़ज़ा इज अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क, ठीक है। तो दिल अफ़ज़ा में अफ़ज़ा तो है ही, साथ में दिल और रूह का इंग्लिश ट्रांसलेशन लगभग एक ही होता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने रिस्ट्रेन किया है सदर लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड को टू यूजिंग द टर्म दिल अफ़ज़ा, ठीक है। उसके बाद जस्ट अ वन लाइनर दैट इज थंकेबल। व्हाट इज थंकेबल? थंकेबल इट इज अ लो कोड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। अगर किसी को मोबाइल ऐप डेवलप करना है, दे कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड एज थंकेबल। So it allows anyone, regardless of their technical skills, to easily create their own mobile app. The next, expedite the classification of nomadic tribes in quota list, panel tells the center. तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री पैनल है on social justice and empowerment, it has said to the union government that the process of identifying denotified nomadic and semi-nomadic tribes under SC, ST और OBC list, this is very slow। और ये स्लो होने की वजह से क्या हो रहा है, ये स्लो होने की वजह से
जो ये कम्युनिटीज हैं दे आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ सीड. व्हाट इज द सीड? इट इज अ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस. इट्स फुल फॉर्म इज स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs विच वॉज लॉन्च इन February 2022. इस स्कीम के अंदर क्या है? प्रोवाइडिंग फ्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोचिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, हाउसिंग असिस्टेंस एंड लाइवलीहुड इनिशिएटिव. इसका जो टोटल एलोकेशन है दैट इज ₹200 crores. The next is Prime Minister Narendra Modi he has spoken to Ukrainian President Volodymyr Zelensky to discuss India's ongoing G20 presidency. उसके साथ साथ अगर हम देखें कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट he has sought support for his 10-point peace plan. ओके, तो 10-point peace plan जो मैंने आपको बताया था that new development in Russia Ukraine crisis. So India it is going to be the president of G20 for 2023 एंड ऑल्सो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. दोनों का मेंबर जो है वो इंडिया और रशिया दोनों है. द नेक्स्ट इज सेंटर मैंडेट्स यूनिवर्सल डिजिटल कैप्चरिंग ऑफ MGNREGS अटेंडेंस. तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंदर अब एक इम्पॉर्टेंट चेंज आया है. दैट इज जो वर्कर्स हैं जो काम करते हैं MGNREGS के अंडर, अब इनका जो अटेंडेंस है वो डिजिटली कैप्चर किया जाएगा ताकि घोस्ट बेनिफिशरीज लीकेजेस को स्टॉप किया जा सके. अब ये जो है स्कीम या न्यू इनिशिएटिव इट इज अ पायलट प्रोजेक्ट अंडर नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम एंड इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम January 1st. The next is Prachanda sworn in as Nepal PM faces tough task of running alliance. So अब यहाँ पे पुष्प कमल धमाल प्रचंडा he was sworn in as the Prime Minister of Nepal. Okay, now he has made an alliance. Okay, he belongs to CPN, Marxist Leninist, okay, party, and he has also made an alliance with other communist parties of Nepal and some new parties to become the prime minister for half of the term. ओके, इसके बारे में हम एडिटोरियल में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे. ओके, the next is Ukraine aims for February peace meet at United Nations says minister. So this is very important. यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं he has said that his government was aiming to have a peace summit by the end of February, preferably at United Nations with Secretary General Antonio Guterres. Okay, so this is the new development coming that now Ukraine is willing to have a peace talk with Russia. Now coming to editorial. So this editorial it is about Nepal politics where we are going to focus नेपाल पॉलिटिक्स. ठीक, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बात ये हो रही है कि नेपाल के पॉलिटिक्स में ये देखा जा रहा है कि आइडियोलॉजी का कोई कीमत नहीं है पावर के सामने. ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसका रीज़न इसमें लिखा हुआ है कि जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं पुष्प कुमार दाहाल, ओके, ही बिलोंग्स टू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मॉइस सेंटर विद द 6 पार्टी अलायंस लेड बाय नेपाली कांग्रेस. यहाँ पे क्या हुआ कि पहले ये पार्ट थे नेपाली कांग्रेस के, जैसे कि जो शेर सिंह देवबा थे जो इनके पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनका एक अलायंस था. इट वॉज अ 6 पार्टी अलायंस. तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मॉइस सेंटर है पहले वो नेपाली कांग्रेस के साथ थी. अब नेपाली कांग्रेस जब ये इलेक्शन हुआ तो नेपाली कांग्रेस दे जस्ट वोन 32 सीट्स एंड द वोट शेयर वाज 11.13. ये नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक स्टोरी समझने के लिए इंपॉर्टेंट है. फाइन, तो 275 में से सिर्फ 32 सीट्स मिला. तो यहाँ पे सीनियर पार्टी कौन सा था? नेशनल कांग्रेस. तो ऑब्वियसली इनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता, तो इन्होंने क्या किया? एक नया अलायंस बनाया. ठीक है, इन्होंने बाकी पार्टीज को ली जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट बाय KP ओली जो देवबा के पहले प्राइम मिनिस्टर थे. ओके, एट द सेम टाइम राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी RSP एंड 5 स्मॉलर पार्टीज. Okay, and now he has got the half of the term as the prime minister in the new ruling coalition. Fine. यहाँ पे अगर आप देखेंगे that the RSP promised a break in the political wheeling dealing that has characterized Nepali politics, but the fact that it jumped at the first chance to join an opportunist alliance, okay, because now his leader Rabi Lamichhane is now deputy prime minister. तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी था उसका मेन एजेंडा ये था कि जो नेपाली पॉलिटिक्स में डीलिंग्स चलती हैं, ठीक है ना, जो पॉलिटिक्स को अनस्टेबल करता है वो उसके अगेंस्ट है. बट जैसे पावर शेयरिंग की बात आई सो इट जम्प्ड द वैगन. ओके, एंड नाउ द लीडर ऑफ RSP इज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर. ओके, नाउ यहाँ पे एक चीज़ और देखा गया है कि सारे लेफ्टिस्ट पार्टी एक साथ हो गए हैं. सो देयर इज द रिन्यूअल ऑफ अलायंस बिटवीन द 2 लेफ्टिस्ट पार्टीज. ओके, वन इज UML एंड द नेक्स्ट इज प्रचंडास पार्टी.
The next is a dismissed review petition and egregious error. So here we are talking about बिल्किस बानो केस. ठीक है, तो बिल्किस बानो केस के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है. तो यहाँ पे देखिए एक हिस्ट्री दिया गया हुआ है बिल्किस बानो केस में कि यहाँ पे बिल्किस बानो ने एक रिव्यू पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट इज मई 2022 जजमेंट. सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में एक जजमेंट दिया था वेयर इट डायरेक्टेड दैट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात is the appropriate government to decide on the early release of the victims of बिल्किस बानो case. ओके, तो बिल्किस बानो केस है वो गुजरात राइट से रिलेटेड है 2002 का. उसके बाद अगर आप देखेंगे पूरा प्रोसीजर तो यहाँ पे ये है कि द कोर्ट अलाउड अ रिट पेटिशन टू बी फाइल्ड बाय राधे श्याम भगवान दास शाह, जिसको लाला वकील भी कहते हैं. नाउ ही वाज कन्विक्टेड बाय अ सेशन कोर्ट इन मुंबई फॉर मास मर्डर रेप एंड वाज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट. अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये हुआ था गुजरात में, ठीक है, केस, बट सेंटेंसिंग ट्रायल पूरा कहाँ चला था, मुंबई में या महाराष्ट्र में. एंड द डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट, ओके, इट वाज कंफर्म्ड बाय डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट. हिज सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाज कंफर्म्ड बाय द डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट. एंड दिस वाज अगेन confirmed by Supreme Court on July 10, 2017. उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि मई 13, 2022 को जब लाला वकील ने रिट पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट, ठीक है ना, कि गुजरात हाई कोर्ट में भी ये रिलीफ मांगने गए थे कि हमें रेमिट किया जाए या कौन सा गवर्नमेंट है जिसके अंदर हम रेमिशन मांग सकते हैं. तो गुजरात हाई कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया था. इट रिजेक्टेड सम एनी रिलीफ टू द कन्विक्टेड प्रिजनर. ओके, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को ओवरटर्न किया एंड इट डायरेक्टेड द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात टू कंसिडर द प्रिजनर्स एप्लीकेशन फॉर रेमिशन एंड प्रीमेच्योर रिलीज इन अकॉर्डेंस विद द रेमिशन पॉलिसी ऑफ 1992. गुजरात में दो रेमिशन पॉलिसीज हैं, एक तो 1992 का, एक 2014 का, पर क्योंकि ये कन्विक्शन 2014 के पहले हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1992 के बेसिस पे इनको रेमिट किया जाए. उसके बाद गुजरात गवर्नमेंट ने रेमिशन दे दिया, ठीक है. अब यहाँ पे जो ऑथर जो इशू रेज कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और उसके ऑर्डर के अगेंस्ट रिट पेटिशंस कैन नॉट बी फाइल्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज द मेन थिंग ऑफ द आर्टिकल, मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द आर्टिकल, ओके, रिटन बाय चंद्र उदय सिंह. So he is saying that writ petitions under Article 32 of the Constitution are not maintainable against judicial orders, especially of a high court, which is a constitutional court. This is the first thing. तो अब यहाँ पे आर्टिकल 32 के अंदर रिट पिटीशन फाइल नहीं हो सकता, तो क्या है, दैट ओनली रेमेडी वाज टू फाइल अ पिटीशन सीकिंग स्पेशल लीव या स्पेशल लीव पिटीशन अंडर आर्टिकल 136, नॉट अंडर आर्टिकल 32. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. सेकेंड इज, अगर आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें हैं जो और भी इम्पॉर्टेंट है इस केस में, दैट यहाँ पे एक केस है नरेश श्रीधर मिराजकर एंड अनदर इन विच 5 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ओके, held that judgment of a court can never be challenged in a writ petition under Article 32. Fine. Second is Union of India versus Sriharan judgment in 2015, in which the majority judges they concluded that if an offence is committed in state A but the trial takes place and sentence is passed in state B, it is the government of the state B which is the appropriate government. ओके, नाउ दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. उसके बाद कोर्ट ने पहले आगे भी बोला है दैट देयर कैन बी नो शेडो ऑफ डाउट, मतलब अर्लियर केसेस में, दैट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मेंशन्ड इन सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 401 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर रेफर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट वेयर द एक्यूज्ड वाज कन्विक्टेड. तो ये लाला वकील केस में या बिल्किस बानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात गवर्नमेंट को कंसिडर करना है, बट अगर हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर देखेंगे सेक्शन 401, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट शुड बी द state in which the trial was conducted and the accused was convicted. So these are the main arguments which has been raised in this article. The next is about the INS Vikrant, which is also called as AC-1. ठीक है, it is the India's first indigenous aircraft and it was inducted into the Indian Navy on 2nd September. Okay, it was inducted on 2nd September. तो यहाँ पे हमारे जो इंडियन नेवी चीफ हैं एडमिरल हरि कुमार, ही हैज सेड नाउ इंडिया इज नॉट इंडिया हैज पुट ऑन होल्ड इंडियन नेवी
टू बिल्ड अ सेकेंड इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर AIC-2। तो पहला कौन सा है, INS विक्रांत। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स को वी कैन डिवाइड एयरक्राफ्ट कैरियर्स इनटू लाइट, मीडियम एंड लार्ज सुपर कैरियर्स, जहाँ पे लाइट कैन कैरी 25 एयरक्राफ्ट, मीडियम कैन कैरी 30 to 50 एंड लार्ज सुपर कैरियर्स कैन कैरी ओवर 90 एयरक्राफ्ट। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे INS विक्रांत विच इज प्रीडिसेसर ऑफ करंट INS विक्रांत, इट वाज 90,000 टन काटोबार टाइप लाइट कैरियर। ओके, उसके बाद जो INS विराट था विच वाज डिसकमीशन। ओके, उसका जो डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी था वो 28,000 टन था और एयरक्राफ्ट वो कैरी कर सकता था 26 to 30। उसके बाद INS विक्रमादित्य, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 45,000 टन है, वो मीडियम साइज्ड है, सो इट कैन कैरी अप टू 30 एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स। तो INS विक्रांत जो है इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन साइज, क्लासिफिकेशन, रोल एंड कैपेबिलिटी ऑफ INS विक्रमादित्य। बट अगर हम इस चीज को कंपेयर करें चाइना के साथ, ठीक है ना, तो कमिंग टू द लास्ट पैराग्राफ यू विल सी कि चाइना ने अपना जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है इट कैन डिस्प्लेस ओवर 65,000 टन। INS विक्रांत कितना कर सकता है, 45,000 टन। ठीक, उसके बाद चाइना ने अपना जो थर्ड कैरियर बनाया है इट कैन डिस्प्लेस 85,000 ton of water and it can carry 60 aircraft. Then China has an ambition of building 7-ship carrier force which will include nuclear powered super carrier of 1 lakh displacement, 1 lakh ton displacement. Okay, उसका कंस्ट्रक्शन 2017 से स्टार्ट हो चुका है। सो इफ वी कम टू द इंडियन ओशन, ठीक है, where India aims to become the net security provider, so here the article is saying that we have to keep in mind that what our competitor China is doing for becoming the blue navy. Okay, so that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time, take care, thank you.